एनआरई डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसका क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल आते रहते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न दिखता है। तो सबसे पहले मुकेश जी से यही समझ लेते हैं। मुकेश जी, जो एनआरआई वापस लौट रहे होते हैं उनका टैक्स का इम्प्लीकेशन क्या होता है, खासतौर से एनआरई डिपॉजिट पर, चूंकि इस पर कई सवाल आते हैं और अलग अलग मत होते हैं लोगों के। जी लक्ष्मण जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने खड़ा किया है। और हमारे एनआरआईज जो हैं, केवल वही नहीं, उनके इंडिया में जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके संबंधी हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को भी ये समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि ये मामले पर काफ़ी, जैसे आपने बताया, कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं और इसके कारण समस्याएं भी होती हैं। तो सबसे पहले कानूनन परिस्थिति क्या है ये समझ लें हम। बिल्कुल। अब जो एनआरई डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट, माना सेविंग्स अकाउंट का हो या टर्म डिपॉजिट हो आपकी, उसका इंटरेस्ट आयकर कानून का, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 के तहत उसके लिए एग्जम्पशन की प्रोविजन किया गया है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये जो एनआरई डिपॉजिट है, तो केवल एनआरई डिपॉजिट आपने नाम दे दिया उससे ये नहीं होगा, क्योंकि इसके 10(4) के एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि ये डिपॉजिट को एनआरई डिपॉजिट कब मानी जाएगी। तो ये कहा गया है कि ये जो एनआरआई है, माना नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उसकी जो एनआरई डिपॉजिट है, वो एनआरई डिपॉजिट का एग्जम्पशन तब तक मिलेगा जब तक वो जो फेमा है, माना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके तहत उसकी जो सेक्शन 2W और सेक्शन 2P के तहत नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की डेफिनेशन दी गई है, उसके हिसाब से वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो उनको ये फायदा मिलेगा। ठीक है। माना इनकम टैक्स का एग्जम्पशन है, पर जो टेस्ट है स्टेटस का वो फेमा के आधार से है। अच्छा। अब फेमा में जो नियम है और इनकम टैक्स का नियम काफी अलग है। इनकम टैक्स में यू आर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ योर स्टे इन इंडिया। आप कितने दिन रहे, 182 दिन से ज्यादा अगर इंडिया में रहते हैं तो आप रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। फेमा में अब जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि कई लोग एनआरआईज थे, यहाँ 6 महीने से ज्यादा रहे, तो इनकम टैक्स में वो रेजिडेंट माने गए, पर फेमा में उसको नॉन रेजिडेंट इसलिए गिना गया क्योंकि उनका इंटेंशन जो है, फेमा सीज द इंटेंशन, आपका मकसद क्या है, कहाँ रहना है। अगर आपका मकसद भारत बाहर स्थायी होना है तो उस संदर्भ में आपने ज्यादा समय भारत में बिताया हो तो भी आपको नॉन रेजिडेंट गिना जाएगा। तो ये जो आपको बात है ये ख्याल में रखने की है। और लक्ष्मण जी, इसके आधार से जब कोई इंडिया रिटर्न होता है सेटलमेंट के लिए, तो उसको अपना एनआरई अकाउंट बैंक को 3 महीने में बता देना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूं। एनआरई डिपॉजिट बैंक उसको कंटिन्यू करने देगी, पर वो इंटरेस्ट जो है वो आने की तारीख से टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन में कहें तो इस पूरे कानून का मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के कानून लागू होते हैं, साथ में फेमा के कानून इस बीच में आ जाते हैं। इसका इम्प्लीकेशन यह है कि जिस दिन से आप इंडिया में आ गए उस दिन से जो इंटरेस्ट आपके ऊपर बन रहा है एनआरई डिपॉजिट पर, उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे, वो क्या था? बिल्कुल, फॉरेन करेंसी में थोड़ा नियम अलग है, क्योंकि वो सेक्शन 10(4) नहीं, उसके लिए सेक्शन 10(15) है। अच्छा। तो आप फॉरेन करेंसी की अगर डिपॉजिट है, वहां फेमा वाला नियम नहीं, पर इनकम टैक्स के कानून के आधार से अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, अब ये आर बट एनओआर का स्टेटस जो है वो आपके भारत आने के बाद भी आप 1 या 2 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप उसका जो फायदा है आपका फॉरेन करेंसी डिपॉजिट का, वो शायद
1 या 2 साल ज्यादा उसका प्लान कर सकते तो मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट होता है तो उस पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स शायद 1 आध साल तक के लिए आप टाल सकते हैं। अब मुकेश पटेल जी, आपने टैक्स 1 या 2 साल। हाँ, आपने टैक्स लगेगा ये तो बता दिया, टैक्स बचाने का भी कोई तरीका है क्या? संक्षिप्त में अगर बता सके तो। अगर आप मान लीजिए, हाँ, अगर मान लीजिए कि आपकी कोई बड़ी डिपॉजिट है, समझिए किसी के केस में 2 करोड़ की एनआरई डिपॉजिट है और उसको 8% के हिसाब से 16 लाख रुपए का उसका इंटरेस्ट होता है और भी उसकी इनकम है, तो अगर उसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स 20% से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में आप एक सेक्शन 115H करके है आयकर कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में, उसके तहत आप ये फायदा ले सकते हैं। ऑप्शनल है आपको लेना या नहीं लेना, पर जहां ज्यादा इनकम है वो ले सकते हैं कि आप 20% के फ्लैट रेट से जब तक आपकी एनआरई डिपॉजिट बनी रहे, मान लीजिए 5 साल या 10 साल के लिए भी आपने रखी हो, तो वो आप इंस्टेड ऑफ योर 30% टैक्स यू कैन अवेल द कंसेशनल रेट ऑफ 20%। तो ये अगर आपको पता है लक्ष्मण जी, तो बहुत अच्छा टैक्स का प्लानिंग आप कर सकते हैं। चलिए, तो आपने टैक्स लगेगा ये भी बताया, टैक्स बचेगा कैसे ये भी बता दिया, लेकिन अब बगैर देर के हुए चलते हैं असम। काफी दूर से फोन कॉल आया हुआ, हमारे पास लंबे समय से उनको वेटिंग पे रख रखा है, कलोल चटर्जी जी का। कलोल जी नमस्कार। कि मैं आसाम में पोस्टिंग हूँ एंड आई एम PSU एम्प्लॉय। अच्छा। तो मुझे आसाम में पोस्टिंग कर रहने के लिए सैलरी में एवरी मंथ आई एम गेटिंग एन अलाउंस, 2 अलाउंसेस, एक तो नॉर्थ ईस्ट अलाउंस एंड अनदर इज far flung allowance, which is northeast allowance is 10% of my basic and far flung allowance is 3% of my basic. And it is मतलब ये डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग के लिए मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो क्या मैं इसके तहत टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता हूँ? मैंने अपना CA से बात किया, जो उन्होंने बोला कि आपका ये जो अलाउंस मिलता है ये आपका एम्प्लॉयर आपका फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं करता डिडक्शन मतलब कॉलम में, सो आपको ये नहीं मिलेगा। आप एम्प्लॉयर से बात कीजिए, अगर वो फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट करता है देन ओनली आपको ये एग्जेम्पशन मिल पाएगा। क्या है ये, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ? अगर क्लेम कर सकता हूँ तो अंडर विच सेक्शन? ठीक है, वंडरफुल। आपने इतनी अच्छी तरह से लक्ष्मण जी एक क्वेश्चन आर्टिकुलेट किया है। अब मैं ये कहूँगा कि आपकी बात सही है, आप आसाम में हैं और आसाम में जिसको हम रिमोट एरिया अलाउंस कहते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, और इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 है उसके तहत ये जो रिमोट एरिया अलाउंस जो दिया जाता है उसका फ़ायदा एग्जम्पशन का जो इनकम टैक्स का एक रूल है जिसको हम रूल 2B कहते हैं, उसके तहत जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, हालांकि बहुत साल पहले ये नियम किया गया था, तो आसाम के लिए ये जो डिफ़िकल्ट एरिया रिमोट अलाउंस स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस का एग्जम्पशन जो कहते हैं वो कलोल जी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया प्रति महीना है। पर अगर आप शायद आपके केस में एम्प्लॉयर इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि आप ये जो नई टैक्स स्कीम का फ़ायदा लेने जा रहे हैं। अगर आप पुरानी स्कीम में हैं और एम्प्लॉयर को बताते हैं कि मैं ये 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 2400 का फ़ायदा लेना चाहता हूं, तो शायद वो लोग आपको वो फ़ायदा देंगे। पर इन प्रिंसिपल रिमेंबर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 एंड रूल 2B।